अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कर्वेचर इन जनरल कोऑर्डिनेट MTS 623 टेंसर एनालिसिस का, और आज हमारा ये न्यू टॉपिक है जियोडेसिक्स। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो फार्मूला है इतना से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेंगे कि ये वाला फार्मूला है और एक और फार्मूला था जो नेक्स्ट आएगा। ये दो फार्मूला आज के लेक्चर में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जो मैंने आपको बोला था कि आपने फार्मूले वाला एक पेज बनाना है, उस नोट्स बनाने हैं, तो उसमें आपने इस फार्मूले को लाजमी मेंशन करना है और इसके ऊपर लिख भी देना है कि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये आपके कोई एग्जांपल वो देंगे जिसमें आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना होगा। अब ये फार्मूला है क्या, d²xi/ds², मतलब कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, xi का डबल डेरिवेटिव लेना है ds²। अब यहाँ प्लस, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, i PQ। अब जो आपने PQ नीचे लिखा है इसी का आपने डेरिवेटिव लेना है dxp dxq। अब आपने इसको किसके रिलेटेड लेना है, यहाँ पे ds है तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपने ऐसे एक रट्टा लगा लिया, इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है d²xi/ds² प्लस फिर आपने यहाँ पे लिखना है i ऊपर PQ। अब देखें जो ये जो PQ है इसी को आपने इस तरह लिख देना है dxp dxq और नीचे आपने लिख देना है ds, मतलब डेरिवेटिव आपने लेना है s का इज इक्वल टू 0। अब अगर ये फार्मूला आपको याद है तो समझिए आपको ये सारे क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो भी आपको आते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट द जियोडेसिक इक्वेशन ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखें ये जो फार्मूला है हमने इसी का स्फीयर का इसी फार्मूले को लगा के क्या फाइंड आउट करना है, स्फीयर के सरफेस का जियोडेसिक फाइंड आउट करना है। अब जियोडेसिक आ गया तो इसका मतलब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में होते हैं ना, एक ऊपर होता है दो नीचे होते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यूज़ चाहिए। अब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हैं, 2 1 2 2 2 1 इसके 1/x1 के इक्वल होते हैं, 3 1 3 3 3 1 1/x1 के इक्वल होती हैं। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी और ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट क्या मैंने यहाँ क्यों लिखी हैं। अब आ जाते हैं इस फार्मूले पे, और ये बात मैं आपको बता दूँ, ये जो वैल्यूज़ होती हैं यार ये आपको गिवन होती हैं। अब ये मोस्टली मेरे पेपर में तो मुझे पक्का याद है यही वाला क्वेश्चन था, वैल्यूज़ ये गिवन थी। क्योंकि आप खुद सोचेंगे अब ये आपने इस फार्मूले को लगाना है, इसको सोल्व करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अब ये देखिए लेंथी है, कितने क्वेश्चन लेंथी है ये देखें। अब अगर आप इनके ये भी बोल दें कि इनको भी साथ फाइंड आउट करें तो आप खुद सोचें, आप इनको फाइंड आउट करने का फार्मूला है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का, वो लगाएंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर आप ये जियोडेसिक का फार्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, कितना लेंथी हो जाएगा ये। तो इसके लिए ये भी है कि आप इसकी जो ये है वो वैल्यूज़ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। हमने कुछ क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट किए थे ना जिसमें आंसर हमारे पास 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट वो वाले लिखे हैं जिनके आंसर 0 नहीं है। एक 2 1 2 और 2 1 2 1, मतलब इनको आप चेंज कर दें 1 2 को 2 1 के साथ। इसका आंसर होता है हमारे पास 1/x1 3 1 3 या 3 3 1। इसका आंसर भी होता है हमारे पास 1/x1। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको याद भी कर लें तो 3 3 2 या ये नहीं यूज़ होने वाला, 1 2 2 और 1 3 3, एक ये मतलब ये 4 याद कर लें। 2 1 2 का 1/x1, 3 1 3 का 1/x1 आंसर होता है, 1 2 2 का -x1 और 1 3 3 का -x1 sin स्क्वायर x² और 2 3 3 का -sin स्क्वायर cos x²। हो सकते हैं आप इसको अच्छे से याद कर लें, वरना अगर आप पेपर में इसको करने बैठ गए तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और उम्मीद है कि आपके पेपर में ये वाली वैल्यूज़ आपको देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आ जाते हैं जियोडेसिक के फार्मूले पर बाय यूजिंग फार्मूला। ये आपने लिखा फार्मूला। अब आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक दफ़ा आपने लेना है i को 1, एक बार i को 2 और एक बार i को 3। तो ये आपको वो खुद बताएंगे कि जस्ट आपने i को 1 के लिए सोल्व करना है, क्योंकि ये i को अगर आप 2 के लिए भी सोल्व करें 3 के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसके जस्ट कॉन्सेप्ट ले लें, अगर इस फार्मूले के रिलेटेड कुछ है तो आप कुछ करके आ सकें। ठीक है, अब आपने जहाँ पर i आ रहा है वहाँ पे क्या लिख देना है 1, क्योंकि हमने i की जगह क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें PQ आ रहा है, अब हमें PQ की वैल्यू चाहिए। PQ की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे है ऊपर 1, हमें कोई ऐसा क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, ऊपर 1 हो, मतलब उसकी वो 0 उसके आंसर ना हो, ऊपर 1 हो। यहाँ पे देखें नॉन ज़ीरो में ऊपर 1 किसका आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है इसका, ठीक है, या इसका, तो आप इसका ले लेते हैं 1 2 2 का, मतलब इसमें आपका पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 और 2 और -x1 के इक्वल होता है ये। देखें अब मैंने पी और क्यू के क्या ले लिया
2 एंड 2। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टफल सिंबल में 1 अगर ऊपर है तो नीचे 2 2 वाला एक नॉन जीरो है और एक कौन सा है 3 3 वाला। तो एक बार आप 1 2 2 लिख के प्लस फिर प्लस करेंगे 1 3 3, क्योंकि दोनों क्या हैं ना, आपने ऊपर वाला देखना होता है। अब देखो ऊपर नहीं कहीं और 1 है नहीं है, सिर्फ यही वाला 1 है ऊपर, जिनके नीचे आप 2 2 और 3 3 अगर पुट करें पी और क्यू की जगह पे, तब आपके पास नॉन जीरो क्रिस्टफल सिंबल्स बनेंगे। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ पर पी क्यू आ रहा था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया 2 2, और यहाँ पे फिर मैंने प्लस लिख के 1 3 3 भी किया, क्योंकि ये भी नॉन जीरो था, तो यहाँ पे 3 3। अब आपने सिंपल क्या करना है, 1 2 2 की वैल्यू हमारे पास -1 x1 है, ये हमने पीछे अभी देखी। 1 3 3 की वैल्यू थी -x1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये पीछे हमने अभी देखी है, ठीक है। यही वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, और ये वाली आपकी एक इक्वेशन बन गई, यही आपका आंसर है। जब आप इसको i = 2 के लिए सॉल्व करेंगे, जहाँ पर i आ रहा है वहाँ पर आप इसमें 2 पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस्टफल सैंपल देखिए ऊपर 2 है, क्या है ऊपर 2। अब आपने कोई ऐसा क्रिस्टफल सैंपल ढूंढना है जिसके ऊपर 2 हो तो वो नॉन ज़ीरो हो। देखें 2 वाला कौन सा है, ये है 2 वाला, जिसके ऊपर 2 है। तो नीचे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, या p को 1 पुट करें, q को 2 पुट करें, या p को 2 पुट करें, q को 1 पुट करें, तब आपके पास क्या आंसर आ सकता है 1/x1। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, ठीक है। 2 1 2 2 3 3 भी देखें 2 3 3, ये भी आपके पास देखें ऊपर 2 है और नीचे 3 3 है, मतलब पी क्यू की वैल्यू आप 3 3 भी रख सकते हैं और पी क्यू की वैल्यू आपने 1 2 या 2 1 भी रखी है, तो इक्वल है ना, आप 1 2 ले लें या 2 1 ले लें। यही काम हमने यहाँ पे किया है, 2 1 2, फिर आपने पी और क्यू की जगह पे, यहाँ पे पी की जगह पे 1, क्यू की जगह 2 पुट किया, और यहाँ पे पी की जगह पे भी 3, क्यू की जगह पर भी 3। सिंपल, बस यही आपका आंसर है। क्या करना है, आपने यहाँ पे जिसकी वैल्यूज़ है ना वो पुट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किए थे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने i = 3 के लिए भी इसको सोल्व करना है। बस आपने इसके थोड़े से स्टेप्स को समझ लें कि ये वाला फार्मूला आएगा, आपने कैसे यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करना है, कैसे आपने पी और क्यू की, मेन जो चीज़ है ना पी और क्यू की वैल्यू को पुट करना है। आपने सिर्फ क्रिस्टफल सिंबल्स को देखना है कि ऊपर 1 है और नॉन जीरो आंसर किसका आएगा। हम पी और क्यू की जगह पे क्या पुट करें कि ऐसा क्रिस्टफल सिंबल बने जिसके आंसर 0 ना हो, तो वो हमने देखा, वहीं से हमने इसको सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस किया, सिंपल स्टेप किया, आपका आंसर आ गया। इसके रिलेटेड जियोडेसी के रिलेटेड आपके कोई भी अगर आपके पास एग्जाम्पल आए तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, सोल्व करना है, फार्मूला लगाना है और सिंपल उसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एक रिमार्क है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ कांस्टेंट। अगर आपके पास रेडियस कांस्टेंट हो जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस ही कांस्टेंट हो जाए किसी भी स्फीयर का तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विल वैनिश, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस आपने फार्मूला लगाना है, वही वाला देखें एब्सोल्यूट डेरिवेटिव वाला, वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ ti cos थीटा sin थीटा ओवर r अलोंग विद कर्व c विद पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये भी देखो थोड़ा सा लेंथ है, लेकिन फिर मैं आपको ये करवा रही हूँ ताकि इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल आए तो आप कंफ्यूज ना हो। वो ऐसा करते हैं कि उसको शॉर्ट करके दे देते हैं, मतलब आपको एक फार्मूला आता हो और आपको वो क्रिस्टफल सिंबल्स की वैल्यू देंगे और बता देंगे कि बस ये फाइंड आउट करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला वो फुल क्वेश्चन देखें और बोलेंगे सारा सॉल्व करके, वैसे पेपर में नहीं आता, इतने लेंथी पेपर में नहीं आते, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट चेक करती हैं। फार्मूले में बार बार बता रही हूँ कि फार्मूले बस आपको आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये था कि x1 की वैल्यू उन्होंने हमें दी है b, x2 की वैल्यू उन्होंने दी है हमें t, और ये वाला उन्होंने हमें दिया है। अब हम पहले जब सोल्व करते थे x1 को हम लोग r लेते थे, x2 को क्या लेते थे थीटा। अब x2 को उन्होंने क्या लिया है t, x1 को क्या लिया है b। तो यहाँ पर देखें जब आपके पास x2 आएगा, थीटा आएगा, तो अब आपने t पुट करना है, और जहाँ पर r आ रहा है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है b। तो ये बन जाएगा cos t sin t ओवर b। आपको समझ, x1 की क्या वैल्यू है आपके पास r, देखें x1 जब हम लोग खुद लेते थे, हम x1 की जगह लेते थे r और x2 की जगह लेते थे थीटा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है x1 b x2 t, मतलब थीटा जहाँ पे है आपने वहाँ t लिखना है, जहाँ पर r है वहाँ पर आपने क्या लिखना है b। ये आपके पास ये बन गया। अब आपने नॉन जीरो क्रिस्टफल सिंबल्स लिखे, कौन कौन से होते हैं, 1 2 2 कुछ भी लिख लें आप, आपकी मर्जी है कि आप 1 वाला लिख लें, 1 2 2 -x1 के इक्वल होता है, और -x1 की वैल्यू गिवन है क्या है b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b। फिर 2 1 2 की वैल्यू होती है 1/x1, तो इसका क्या आ जाएगा 1/b। ये सिंपल फार्मूला आपने पुट करना है STi/ST d/dt। i = 1 के लिए आपने इसको चेक करना है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला लगा के आपने उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये है आपके पास फार्मूला एब्सोल्यूट डेरिवेटिव का।
दो फार्मूले मैंने आज आपको बताए हैं, एक है जियोडेसिक का और एक ये वाला फार्मूला। इसमें आपने क्या करना है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है टी आई ओवर टी, फिर डी ओवर डी टी टी आई प्लस, फिर आपने यहाँ पे क्रिस्टफल सिंबल लगाना है आई जे के टी। लिखने के बाद ये जो आप यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे जे, उसी को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे डी एक्स के ओवर डी टी। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपने याद करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे आई इज़ इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ जहाँ जहाँ पर आई आ रहा है वहाँ आपने 1 पुट करना है। अब जे के है, यहाँ पे जे के लिए आप ये करेंगे, ऊपर 1 है तो आपको ऐसा क्रिस्टफल सिंबल ढूंढेंगे जिसके यहाँ पर 1 हो और वह नॉन ज़ीरो हो। तो नॉन ज़ीरो यहाँ पे जस्ट 2 ही है, 1 2 2 और 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो आप यहाँ पे 2 2 लिखें, तब आपके पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू भी 2 लिखें और के की वैल्यू भी 2 लिखें। जहाँ जहाँ पर जे और के आ रहा है वहाँ आपने 2 लिखा। T1 की जगह आप देखिए आपकी वैल्यू है कोस थीटा, यहाँ पे आपने वो कोस थीटा लिखी, इसको आपने डेरिवेटिव लिया साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन टी ओवर बी डी टी ओवर डी टी। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस साइन टी, बी से बी कैंसिल आउट, माइनस साइन टी माइनस 2 साइन टी। ठीक है, तो ये आपने करना है। अगर वो आई इक्वल टू 2 के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ आपने आई की जगह 2 पुट कर देना है, फिर आप ये वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इसके ऊपर है। 3 के लिए बोले तो आपने फार्मूला लगा के 3 के लिए कर देना है। एब्सोल्यूट डेरिवेटिव का फार्मूला आपको इसमें आना चाहिए, और एक है जियोडेसिक वाला फार्मूला। मैं फार्मूले बार बार बता रही हूँ, लिखें इनको एक पेज पे, पेपर में जाने से पहले बस फार्मूला याद करके जाएं। बाकी मुझे पता है कि आप ये सब कर लेंगे, ये बहुत इजी है। सारी गेम जितनी भी MTS 623 में ये सारी फार्मूलों की है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास फाइंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फार्मूला मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने किए थे डाइवर्जेंस का फार्मूला ये। ठीक है, ये देखें जब आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट में होता है यहाँ पे प्लस आता है, कोवेरिएंट में होता है तो यहाँ माइनस आता है। यहाँ पे ए आई आई, यहाँ पे आपने क्रिस्टफल सिंबल और ए लिखना है, जो यहाँ टर्म इंट्रोड्यूस करवाई वही यहाँ लिखेंगे और यहाँ आई आई। यहाँ पर भी सेम ऐसे कहें, जो यहाँ टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे और ये आई आई। ठीक है, अब आपने इसी को यहाँ पे सोल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ए आई है आपके पास 1/x1 cos x के इन पोलर कोऑर्डिनेट यूजिंग। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, वो ये देते हैं। कुछ क्वेश्चन से मैं नहीं भी देते, आप जल्दी जल्दी इनको निकाल लें या आप उनको अच्छे से याद करके दें। लेकिन देखें यहाँ पे उन्होंने ये गिवन है, ये क्रिस्टफल सिंबल्स की वैल्यूज़ गिवन है। फार्मूला लगाना है डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। देखें ये क्या है, कॉन्ट्रा वायलेंट है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाला ए आई। यहाँ पे आप क्रिस्टफल सिंबल ए लिखेंगे, जे और जे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, ये आई वाला आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए डाइवर्ज पोलर कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब A11 और A22 होगा। सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। A11 में क्या करेंगे, आई की जगह 1 1 पुट कर देंगे। और जे को आप कैसे पुट करेंगे, देखिए जब आई को आपने 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो आपने एक ऐसा क्रिस्टफल सिंबल ढूंढना है जिसके यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो। तो यहाँ पर देखें ऐसा कोई क्रिस्टफल सिंबल है, देखें यहाँ पर ऊपर 1 है लेकिन नीचे 2 2 है, ऊपर 2 है नीचे 1 2 है, तो यहाँ पे कोई ऐसा क्रिस्टफल सिंबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का आपने डेरिवेटिव लेना है 1 के अकॉर्डिंग। A1 क्या है आपके पास 1/x1। ये देखिए 1/x1 आपके पास क्या है, A1 की वैल्यू वो लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेना है आपने 1 के अकॉर्डिंग। 1 हम लोग R लेते हैं, 2 को हम लोग थीटा लेते हैं, मतलब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है R के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1/r² यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव लेने से। R-1 तो ये -1 स्टार्ट में आ जाएगा, R-2 आ जाएगा तो -1/r² बन जाएगा। अब आपने A22 निकालना है क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में 1 भी होता है 2 भी होता है। यहाँ पे आपने आई की जगह 2 पुट किया। अब जे को आपने देखना है, जे को देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जहाँ पे कोई ऐसा क्रिस्टफल सिंबल ढूंढे ऊपर भी 2 हो नीचे भी 2 हो, तो यहाँ पे ये देखें ये क्या है 1, तो ये वाला क्रिस्टफल सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जे की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं 1। वैल्यू क्या है इसकी 1/x1। यहाँ पे आपने 2 लिखना है, जे की वैल्यू क्योंकि हमने 2 ली है। आर कोस, ये देखें यहाँ पे A2 हमारे पास आर कोस थीटा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो इसको थीटा के अकॉर्डिंग जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -r ऐसे आ जाएगा। साइन थीटा का जब आप कोस थीटा का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा साइन थीटा प्लस, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/r है। और A1 की वैल्यू आपके पास देखें क्या है 1/x1। ये 1/x1 आपने यहाँ पे पुट की, 1x1 की वैल्यू r होती है, तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/r²। ये देखिए 1 1 1 और ये r और r²। ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, ऑप्शन आपको इसकी समझ आई होगी। अब आपने क्या करना, A11 को A22 वाले आंसर में प्लस कर देना, इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों जब आप प्लस करेंगे तो r² ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा r sin थीटा। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। A11 की वैल्यू निकालनी है, A22 की वैल्यू निकालनी है, डाइवर्जेंस वाला फार्मूला लगाया है सिंपल। क्रिस्टफल सिंबल्स उन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए थे, उन्हीं को देकर हमने जे की वैल्यू को पुट किया है। फिर आपने सिंपल A1 की वैल्यू लगाई, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास A22 की वैल्यू आ गई, ये A1 की वैल्यू आ गई, इनको आपने प्लस किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ
सर इन स्पेशल रिलेटिविटी, आपको स्पेशल रिलेटिविटी के 3 पोस्टुलेट्स का पता है। फर्स्ट है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी इजी आपको पता है। अब इसको हो सके तो आप इसको याद कर ले, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टुलेट 2 होता है स्पीड ऑफ लाइट इज़ इनवेरिएंट, कि जो स्पीड लाइट की स्पीड होती है वो हर जितने भी आपके पास ऑब्जर्वर्स होते हैं उनमें सेम होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। जितने भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें उनमें जो ऑब्जर्वर होते हैं सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। उनमें जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, इनर्शियल होते हैं। अब ये 3 टाइप्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फार्मूला होता है ds², ये इक्वल होता है dx0 का स्क्वायर माइनस dx1 का स्क्वायर माइनस dx2 का स्क्वायर माइनस dx3 का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी है। अब ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। इंटरवल के 3 टाइप्स होती हैं, स्पेस लाइक, लाइट लाइक और टाइम लाइक। स्पेस लाइक कब होता है, जब ds स्क्वायर आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब 0 से कम हो। dx1 का स्क्वायर, dx2 का स्क्वायर, dx3 का स्क्वायर ग्रेटर हो किससे, dx0 का स्क्वायर, मतलब क्या हो, 0 से वो ग्रेटर हो। वो जितनी भी ये वैल्यू हैं ये क्या है, 0 से अगर ग्रेटर हैं तो वो क्या होगा, स्पेस लाइक। ds स्क्वायर जो है वो आपका लेस देन 0 होगा तो वो स्पेस लाइक होगा, इक्वल टू 0 होगा तब वो लाइट लाइक होगा, टाइम लाइक कब होगा, जब वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाले 3 फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। dx0 का स्क्वायर ग्रेटर देन है dx, देखें ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अब आपने यहाँ से जब dx0 स्क्वायर को सेपरेट करना है और बाकी जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको सेपरेट करना है। ds स्क्वायर जब लेस देन 0 होगा तब स्पेस लाइक, जब इक्वल टू 0 होगा तो लाइट लाइक, जब ग्रेटर देन 0 होगा तब टाइम लाइक। तो ये आपने अच्छे से इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है ds स्क्वायर फॉर ईच इवेंट। अब आपके पास E1 भी गिवन है, E2 भी गिवन है। आपके पास फार्मूला है ds स्क्वायर dx0 स्क्वायर माइनस dx1 स्क्वायर माइनस dx2 स्क्वायर माइनस dx3 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, dx0 में जो इसका x0 की वैल्यू जिसका x0 है उनको माइनस करें, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे 3 माइनस 3 है और ये माइनस 0 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। इनको सिंपल आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। ये मतलब ये क्या है, यहाँ पे ds स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका आंसर क्या आता है, टाइम लाइक। ग्रेटर देन 0 किस में होता है, टाइम लाइक में, ठीक है। अब उन्होंने 1-2 और आपको इंटरवल्स दिए हैं, आपने वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को, 4 में से 2 को, 4 में से 6, मतलब इनको आपने ऐसे माइनस करना है। 4 में से 7 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को, 2 में से 4 को, 6 में से 4 को। आपने इनको माइनस किया, इनको स्केल लिया, तो आपका आंसर आया 0। 0 कब होता है, जब वो लाइट लाइक होता है इंटरवल। जब पॉजिटिव होता है तो टाइम लाइक, जब 0 होता है तो लाइट लाइक, और जब स्पेस लाइक कब होता है, जब वो माइनस में आंसर आता है। आप इसको अब E1 और E2 गिवन है, इनका आप वही वाला फार्मूला लगाएं, ds स्क्वायर dx0 का स्क्वायर d माइनस dx1 का स्क्वायर dx2 का स्क्वायर माइनस dx3 का स्क्वायर। तो इनको माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -3। अब ये माइनस में आंसर आया है तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेस लाइक। नेक्स्ट आपके पास साइमल्टेनियस इवेंट है, स्पेस लाइक इंटरवल, ठीक है। आपने क्या करना है, अब वही वाला फार्मूला लिखना है, ds स्क्वायर dx0 का स्क्वायर dx1 का स्क्वायर dx2 का स्क्वायर dx3 का स्क्वायर। अब आपने क्या प्रूफ करना है कि क्या है, स्पेस लाइक इंटरवल। स्पेस लाइक में आपका क्या होता है, देखिए स्पेस लाइक में क्या होता है कि वो ds स्क्वायर क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो आप यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस लाइक इंटरवल। अब आपने लिखना है पोजिशनल इंटरवल है वन टाइम लाइक। टाइम लाइक में क्या होता है, टाइम लाइक में होता है ग्रेटर देन 0। ds स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो आप ये सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे, ये वाली dx0 का स्क्वायर dx1 का स्क्वायर dx2 का स्क्वायर dx3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप कर देंगे किसके, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब टाइम लाइक इंटरवल होता है। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखें। स्पेस लाइक इंटरवल कब होता है, जब लेस देन 0 होता है। टाइम लाइक कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है। और इक्वल टू 0 जब होता है तो लाइट लाइक होता है। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह इसके बहुत जल्द हमारे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।